ओम अरहम। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। ओम अरहम। अक्टूबर महीने की इस आखिरी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मोदी सर और उपस्थित सभी परीक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आशा है आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और साथ ही आप सभी आसन, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास कर रहे होंगे। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि प्रेक्षा ध्यान साधना के सहायक अंग हैं और सभी का अपना अपना अलग महत्व है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम हमारी आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज है हमारा आसन का प्रैक्टिकल सेशन और जिसके लिए जुड़े हैं हमारे साथ सूरत से प्रेक्षा प्रशिक्षिका श्रीमती रंजना जी भोलावत। रंजना जी भोलावत एक बहुत ही कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 ट्रेनर है और आप योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग में एमए के अध्ययनरत है और आप पिछले कई वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही आप प्रेक्षा मेडिटेशन यूट्यूब चैनल पर प्रातः 7 से 8 मॉर्निंग लाइव सेशंस भी लेते हैं। ओम अरहम रंजना जी। अपने आप को आपका अनम्यूट। श्वेता जी 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 श्वेता जी आपका बहुत बहुत आभार। प्रेक्षा प्रणेता ओम अरहम। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटिशः वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदन। रेस्पेक्टेड मोदी जी सर और जुड़े हुए सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का हमारा विषय आसन के ऊपर है। प्रेक्षा ध्यान साधना का मुख्य आधार है कि हमें चित्त की निर्मलता करनी है। चित्त की निर्मलता के साथ में हमें 8 सहायक अंगों के साथ में 4 सहायक अंग और 3 मुख्य अंग भी बताए गए हैं। 4 सहायक अंगों में आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। इसमें से आज हम आसन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आसन शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। श्वेता जी स्लाइड प्लीज। आसन शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसमें सबसे पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिर सुखमासन, जिसमें स्थिरता से सुख पूर्वक ठहरा जा सके, वो आसन है। दूसरा हठ योग के अनुसार जिसमें मन को स्थिर रखा जाए, वह विशेष स्थिति आसन है। संस्कृत भाषा में आसन के 2 शब्द प्रयोग होते हैं। एक होता है बैठने की व्यवस्था, जो हमारी चटाई है, दरी है, मैट है, उसको आसन कहते हैं। और दूसरा है जो हमारी शारीरिक अवस्था बनती है, जिसमें मन, शरीर और आत्मा तीनों स्थिर होकर एक विशेष स्थिति में आते हैं और सुख का अनुभव कराते हैं, वो होती है बैठने की विशेष अवस्था। आसन शब्द सिर्फ हाथ पैरों को ऊपर नीचे करना नहीं है। कौन से आसन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये और क्यों पड़ेगा, इन सब का आंसर हमारे साइंस में स्पष्ट उत्तर दिया गया है। आसन का मुख्य उद्देश्य है हमारे शरीर की स्थिरता, मन की एकाग्रता और चित्त की निर्मलता। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि हम आसन क्यों करें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा
शरीर को साधना के अनुकूल बनाना। हम जैसे ही आसन करने बैठते हैं, हमारा शरीर साधना के अनुकूल नहीं है, तो हमारा मेरुदंड झुकने लग जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, हमें नींद आने लगेगी, हमारे पैरों में दर्द होने लगेगा और हम स्थिर होकर बैठ नहीं पाएंगे और ध्यान की गहराइयों में उतरने से पहले ही हम अपना आसन छोड़ देंगे। हमें आसन बदलना ज़रूरी हो जाएगा। तो शरीर को आदि, व्याधि और उपाधि से मुक्त करने के लिए, साधना के अनुकूल बनाने के लिए आसन करना आवश्यक है। दूसरा हमारा पॉइंट है ध्यान में विकास करने के लिए। ध्यान में विकास कैसे होगा? जब हमारा काय का संयम होगा। काय के संयम के अभाव में वाक और मन शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। जैन दर्शन में काय का अर्थ है काया की स्थिरता, शरीर की स्थिरता। तो जब हम ध्यान में विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पहले काय को स्थिर करना होगा, फिर हमारा वाक संयम और मन संयम भी होगा। तो ही हम धीरे ध्यान की गहराइयों में आगे बढ़ पाएंगे। स्थिरता से कम हम 1 घंटे बैठेंगे, तो हम धीरे-धीरे ध्यान की ओर अग्रसर हो पाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आसन विजय करना। आसन सिद्धि साधना का आधार होता है। इसके अभाव में न तो हम दीर्घ ध्यान कर सकते हैं, न कायोत्सर्ग कर सकते हैं, न भावना योग आदि कुछ कर सकते हैं। जैसे-जैसे हमारी आसन की सिद्धि बढ़ेगी, वैसे ही हमें शारीरिक स्वस्थता के साथ में आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक तनाव भी सहज से दूर हो जाएंगे। आसन सिद्धि कब होती है? जब हम लगातार 3 घंटे से अधिक एक आसन में बैठ जाएंगे, तो स्वतः ही आसन सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्धि से सहिष्णुता का भाव बढ़ता है, जिससे हमारा सुख दुख, शुभ अशुभ या फिर गर्मी ठंड कोई भी अनुभव का एहसास नहीं होता है, क्योंकि ये सब भाव जो होते हैं वो चंचलता के होते हैं और आसन सिद्ध हो गया मतलब चंचलता समाप्त हो गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य का संवर्धन। आसन के साथ वो तो हमें सभी को पता ही है कि हमारा शारीरिक स्वस्थता का अनुभव हमें आसन से होता ही है। आसन क्या है? मांसपेशियों को हम फैलाव देते हैं, खिंचाव, फैलाव, खिंचाव और फैलाव। इससे हमारी मांसपेशियों जो जोड़ों में जो है लचीलापन आ जाता है, शरीर में मेरुदंड में लचीलापन आ जाता है। इससे जैसे ही हम रिलैक्स करते हैं, आसन करने के बाद जब हम रिलैक्स करते हैं, तो उससे हमारे शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं और हमारी शक्ति का संवर्धन होता है। आसन का सबसे जैसे कहा जाता है कि शरीर के प्रत्येक अंग जब तक स्वस्थ और सक्रिय रहेंगे, तब ही ये स्वास्थ्य और साधना दोनों ही दृष्टि से अनिवार्य है। अब आसन में हमारे शरीर के सारे अवयव एक्टिव हो जाते हैं, सारे सेल्स को अच्छी तरह से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिससे सारे अवयव अच्छी तरह से काम करते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन का सीक्रेशन होता है, वो भी अच्छा हो जाता है। उसका सीधा प्रभाव सारे तंत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सारे जो हमारे सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सारे तंत्रों पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि सारे सिस्टम हमारे पूरी कार्य क्षमता के साथ कार्य करने लगते हैं। इसी के साथ में हमारा मेरुदंड लचीला बनता है। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जिससे हमारा प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होता है, जो ध्यान के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है शक्ति संवर्धन। जब हम आसन करते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर से टॉक्सिक एसिड बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं, तो हमें शरीर में एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। आप नोट कीजिए, जो लोग आसन करते हैं, वो पूरे दिन सुबह आधा पौन घंटा आसन करने के बाद वो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, और जो नहीं करते हैं, उन्हें थोड़ा सा काम करने के बाद में थकान सी अनुभव हो जाएगी। ऐसा लगेगा में हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सो जाए, रेस्ट कर ले। थोड़ा-थोड़ा काम करके वो रिलैक्स लेते हैं। लेकिन जो आसन करता है, वो पूरे दिन एक्टिव रहता है।
पूरे दिन जो काम 3 घंटे में कर सकते हैं वो काम वो 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं हम अपने आसन की कैटेगरी पर। जैसे बच्चा लेट कर फिर बैठ कर फिर खड़े होकर अपनी जीवन की यात्रा शुरू करता है, वैसे ही आसन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले शयन आसन, जिसमें लेटकर आसन किए जाते हैं, फिर निशीदन आसन बैठकर आसन किए जाते हैं, और फिर ऊर्ध्व आसन खड़े होकर आसन किए जाते हैं। और उनके बाद में कुछ विशिष्ट आसन भी किए जाते हैं। जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं वो विशिष्ट आसन भी करते हैं, जैसे मयूर आसन है, शीर्षासन है आदि। नेक्स्ट प्लीज। आसन के 2 स्वरूप बताए गए हैं। पहला होता है स्थियात्मक आसन और दूसरा होता है गत्यात्मक आसन। जो स्थियात्मक आसन होते हैं उसमें मांसपेशियों को विश्राम दिया जाता है, रिलैक्स दिया जाता है और ध्यान की गहराइयों में उतरा जाता है। जैसे पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या सिद्धासन, समपादासन, ये सब ध्यान आसन की श्रेणी में आते हैं, जिसमें स्थिर होकर ध्यान की गहराइयों में उतरा जाता है। दूसरा होता है गत्यात्मक, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, उष्ट्रासन का पोज है। इसमें मांसपेशियों को गति कराकर पेशियों के पास में ले जाया जाता है। ये गति बहुत धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक की जाती है। फिर आसन की पोज में कुछ देर ठहरा जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे वापस शिथिलीकरण किया जाता है। योग सूत्र में इसे प्रयत्न शिथिली कहा जाता है। आज नेक्स्ट प्लीज। आज वैसे हठ योग में या गैरंड संहिता में जितनी हमारी योनियां है, जीव योनियां है, 84 लाख जीव योनियां है, उतने आसन बताए गए हैं, लेकिन इतने आसन करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए 84 विशिष्ट आसन बताए गए हैं। उसमें से भी 32 आसनों को प्रमुखता दी गई है। 32 आसन में आज मैं आपको 10 सिटिंग वाले आसन करके बताऊंगी। सभी तैयार हो जाइए, अपनी मैट बिछा लीजिए और आसन के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला हमारा आसन है शशांक आसन। शशांक आसन का अर्थ होता है, जब हम शशांक आसन करते हैं तब हमारी बॉडी का शेप जो है वो खरगोश की तरह हो जाता है, इसलिए इस आसन का नाम शशांक आसन रखा गया है। शशांक का एक अर्थ और होता है चंद्रमा। तो खरगोश और चंद्रमा दोनों के जो गुण होते हैं, शीतलता, शांति, कोमलता, वो शशांक आसन में विद्यमान रहते हैं। शशांक आसन जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है, जिन्हें वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो ना करें। इसके अलावा जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क की कोई प्रॉब्लम है, वो भी ना करें। बाकी सभी कर सकते हैं। शशांक आसन के लिए पहले हम दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों पैर सीधे। अब हम वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पांव को फोल्ड करेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियां जुड़ी हुई, दोनों हाथ कान से सटे हुए। श्वास छोड़ते हुए हम धीरे धीरे सिर को जमीन की तरफ स्पर्श कराते हुए ले जाएंगे। सामने की तरफ देखते हुए झुकेंगे और ध्यान रहे हमारा हिप्स और एड़ियां आपस में टच रहे, ऊपर न उठे। आसन की पोज में कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम वापस दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस घुटनों के ऊपर रखेंगे। शशांक आसन का मुख्य लाभ यह होता है कि इससे क्रोध का उपशमन होता है, मानसिक शांति मिलती है। इसके साथ ही हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी थकान दूर होती है और जो हमें हाई ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा हमारा मेरुदंड लचीला बनता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पुष्ट होता है, हाथ पैर के जोड़
सक्रिय होते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। नेक्स्ट आसन, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगी कि आसन की पोज में अगर हम ज्यादा देर रुकना चाहते हैं तो वहां पर सहज श्वास भी ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आसन है मंडूकासन। मंडूकासन मंडूकासन करते समय हमारे बॉडी का शेप जो होता है वो मेंढक के समान होता है, इसलिए इस आसन का नाम मंडूकासन रखा गया है। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों की, पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठा अंदर और अंगुलियां बाहर। अब दोनों हाथों को नाभि के पास में रखेंगे, श्वास भरेंगे। मंडूकासन की सावधानी मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों को पेट में कोई अभी हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ हो वो ना करें, और इसके अलावा जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम है या ज्यादा जोड़ों का दर्द है वो भी ना करें। जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। दोनों मुट्ठियों को नाभि के पास में रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और मस्तिष्क को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। आसन की पोज में अपनी शरीर की क्षमता अनुसार रुकेंगे और श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे ऊपर आए और दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। मंडूकासन में 2 वेरिएशन और किए जा सकते हैं। लेफ्ट हथेली को नाभि के ऊपर रखें और लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली रखकर भी मंडूकासन किया जा सकता है। इसके साथ ही दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर नाभि के नीचे रखकर भी मंडूकासन किया जा सकता है। मंडूकासन के मुख्य लाभ हैं कि इससे हमारे डायबिटीज वालों को विशेष लाभ होता है, क्योंकि मंडूकासन में सीधा प्रभाव पैनक्रियास पर पड़ता है, जो हमारे इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, जिससे डायबिटीज वालों को बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा जिन्हें पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, हमारे पेट के अवयवों की अच्छे से मालिश हो जाती, आंतरिक अंगों की जैसे प्लीहा, यकृत, इनके अच्छे से मालिश हो जाती है, जिससे वे अपना काम कर सकते हैं। इसके साथ में हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, हमारा क्रोध भी शांत होता है, मेरुदंड भी हमारा लचीला होता है और हाथ पैर के जोड़ भी सक्रिय बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन उष्ट्र नाम से बना है। उष्ट्र मतलब ऊंट, जो रेगिस्तान का एक जानवर है, ऊंट। जब हम उष्ट्रासन करते हैं तब हमारे शरीर की आकृति ऊंट के जैसी बनती है, इसलिए इस आसन का नाम उष्ट्रासन रखा गया है। उष्ट्रासन उन लोगों को नहीं करना है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और जिन्हें अल्सर की प्रॉब्लम है। इसके साथ ही जिनके हर्नियों की प्रॉब्लम है या जिनका हाल ही में पेट में ऑपरेशन हुआ है और जिन्हें गर्दन में दर्द है वो भी ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। उष्ट्रासन के लिए पहले आप वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। वज्रासन से आप घुटनों के बल खड़े होकर इस मुद्रा में आ जाएंगे। दोनों पांव के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस रखेंगे। जो बिगनर्स हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन न कर सके तो उनके लिए मैं पोज बता रही हूँ कि उन्हें क्या करना है। उन्हें पहले दोनों हाथों को कमर पर रखना है और अंगूठा आगे और अंगुलियां पीछे रखनी है, और फिर वो श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे और रिलैक्स करेंगे। अब बाकी सभी जो उष्ट्रासन कर सकते हैं वो मेरे साथ में करेंगे। उष्ट्रासन, दोनों हाथ सामने की तरफ फैलाएंगे, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रहेगी। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे एक एक हाथ को पीछे पैर की एड़ियों से स्पर्श कराएंगे। पूरा सीना, पेट, गर्दन जितना आगे की तरफ फैला सके फैलाएं
गर्दन पीछे अच्छी तरह से उस आसन की पोज बनाए। आसन की पोज में जितनी देर रुक सके रुकें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एक एक हाथ को आगे लाएं और धीरे धीरे रिलैक्स करें। उष्ट्रासन के मुख्य लाभ हैं, हमारा पाचन तंत्र पुष्ट होता है। पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जिन्हें वायु विकार का प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है या फिर जिन्हें अजीर्ण की प्रॉब्लम है, वो सब उष्ट्रासन से ठीक हो जाती है। इसके साथ में जिनका नाभि टल जाता है वो भी उष्ट्रासन करने से ठीक हो जाती है। इसके अलावा अ, हम बहुत सारे आसन में आगे की तरफ झुकते हैं, उष्ट्रासन में हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो जब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास की मांसपेशियां होती है वो स्वस्थ व शक्तिशाली बनती है। इसके साथ में ही लीवर भी एक्टिव होता है। दोनों हमारे पैर की अंगुलियों पर प्रेशर पड़ता है, जिससे प्राण तंत्र सक्रिय होता है। इसके साथ ही गर्दन का दर्द भी दूर होता है, आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। अब हमारा नेक्स्ट आसन है सिद्धासन। सिद्धासन के लिए सिद्धासन नाम क्यों है? क्योंकि इससे सिद्धियां प्राप्त होती है। जी हाँ, सिद्धासन 84 आसनों में सर्वोत्कृष्ट आसन बताया गया है, क्योंकि इससे सिद्धियां प्राप्त होती है और उसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन इसमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि सिद्धियां प्राप्त करने की लालसा से योग के मार्गदर्शन के अभाव में बहुत लोग सिद्धासन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गृहस्थ लोगों के लिए सिद्धासन 5 से 10 मिनट तक कर लिया उतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं करना है। महिलाएं भी सिद्धासन कर सकती है। सिद्धासन करने का मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सिद्धासन करते हैं तब हमारे शरीर में ऊष्मा इतनी बढ़ जाती है कि हमारे टॉयलेट के साथ में ब्लड का फ्लो भी होने लगता है। इसलिए योग के मार्गदर्शन के अभाव में सिद्धासन ना करें। सिद्धासन करने की विधि है, पहले दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पांव सीधे। अब पहले लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट पैर को हमारी गुदा के पास में रखेंगे। अब राइट पैर को फोल्ड करेंगे और राइट पैर को लेफ्ट पैर के टखने के ऊपर रखेंगे। अब देखिए, लेफ्ट पैर का टखना नीचे है और उस टखने के ऊपर राइट पैर का टखना रखा हुआ है। टखने के ऊपर टखना, ये सिद्धासन की पोजीशन है। इसके साथ में हाथों की जो मुद्रा है वो वीतराग मुद्रा रखते हैं। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली उसके ऊपर और दोनों हथेलियों के अंगूठों को स्पर्श कराते हैं और मेरुदंड हमारा सीधा रहेगा। ये सिद्धासन की पोज है। सिद्धासन करने से लाभ क्या है? देखिए, सिद्धासन जो है सिद्धियां प्राप्त प्रदान करने वाला आसन है, तो इससे हमारी व्रतियों का निरोध होता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसके साथ में ब्रह्मचर्य की साधना पुष्ट होती है, काम व्रतियों का निरोध होता है, साथ में नाड़ी शोधन में भी उपयोगी है सिद्धासन। इसके साथ में हमारा जो मेरुदंड है वो स्वतः ही सीधा रहता है, जिससे हमारा प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है, जिससे हमारी मेगा शक्ति बढ़ती है, हमारा ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं, शक्ति का संचार बढ़ता है, सहिष्णुता का विकास होता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट आसन है पद्मासन। पद्मासन पद्मासन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हम पद्मासन करते हैं तब हमारे पैरों की आकृति कमल की पंखुड़ियों जैसी बन जाती है। इसलिए पद्मासन का नाम कमल के आकार की पंखुड़ियां बनती है, इसीलिए पद्मासन रखा गया है और इसे कमलासन भी कहते हैं। पद्मासन किन्हें नहीं करना चाहिए?
जिनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो या फिर जिनकी जांघों में बहुत ज्यादा चर्बी हो, स्पाइनल कॉर्ड में कोई तकलीफ हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो या साइटिका की तकलीफ हो, वो पद्मासन ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। पद्मासन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैर सामने दंडासन की स्थिति में रखेंगे। अब पहले राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट पैर के थाइस के ऊपर रखेंगे, इस तरह से। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट पैर की थाइस के ऊपर रखेंगे। देखिए, दोनों पैर की एड़ियां इस तरह रहे कि वो नाभि के पास में आ जाए। हाथों की मुद्रा, इसमें ज्ञान मुद्रा भी रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में हमारे अंगूठे के पास वाली जो इंडेक्स फिंगर है, उसको अंगूठे के अग्रभाग से टच करते हैं, वो होती है ज्ञान मुद्रा। बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रखते हैं। ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। और दूसरी होती है वीतराग मुद्रा, जिसे हम ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर और दोनों अंगूठे आपस में स्पर्श करें, मेरुदंड हमारा सीधा रहे। ये हो गई हमारी ब्रह्म मुद्रा या वीतराग मुद्रा। और ये हमारा पद्मासन। पद्मासन के मुख्य लाभ हैं कि इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। जो सिद्धासन में लाभ बताए थे वो सारे पद्मासन में भी मिलते ही हैं। इसके अलावा हमारी मेगा शक्ति बढ़ती है, हमारा ज्ञान तंतु सक्रिय होता है, जो हमारे थाइस के ऊपर एक्स्ट्रा चर्बी जमी हुई है वो भी कम होती है, जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है और हमारे बॉडी का शेप जो होता है वो भी अच्छा होता है। इसके साथ में ध्यान की भूमिका बढ़ती है, सहिष्णुता का विकास होता है और मन की चंचलता कम होती है। शरीर में ब्लड का संचार अच्छी तरह से होता है, मेरुदंड सीधा रहता है, उससे प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है। अब हमारा नेक्स्ट आसन है योग मुद्रा। योग मुद्रा वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं और पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं। जिन लोगों से पद्मासन में नहीं बैठा जाता है वो वज्रासन में बैठकर भी योग मुद्रा कर सकते हैं। योग मुद्रा जिन लोगों को पेट में हाल ही में ऑपरेशन हुआ है या जिन्हें साइटिका का दर्द है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे वापस। अब दोनों हाथ की अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर और अंगुलियां बाहर। इस तरह से लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना लेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे शक्ति केंद्र के मूल में रख देंगे और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ लेंगे। ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़ लेंगे। अब श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ देखते हुए झुकेंगे झुकेंगे झुकेंगे, सिर को जमीन से लगाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। ऐसे ही हम अपोजिट हाथ से भी करेंगे। सॉरी, मैं आपको हाथ ऊपर ले जाना भूल गई हूँ, एक बार वापस बताती हूँ। श्वास भरते हुए श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मस्तिष्क को जमीन पर लगाएंगे और दोनों हाथों को जितना ऊपर ले जा सके ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे और हाथों को रिलैक्स करेंगे। सेम पोज हम हाथ चेंज कर कर भी कर सकते हैं। योग मुद्रा का मुख्य लाभ है कि इससे हमारे सीना चौड़ा होता है, हमारे पेट की पाचन क्रिया पुष्ट होती है। इसके साथ में हाथ के जोड़ भी मजबूत होते हैं और इस जो हमारा नाभि तेजस केंद्र है वो एक्टिव होता है, जो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का केंद्र है। तो योग मुद्रा से वो भी एक्टिव होता है और योग मुद्रा से पद्मासन के सारे लाभ स्वतः ही मिल जाते हैं। हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, हमारा क्रोध भी शांत होता है और मेरुदंड भी
लचीला होता है। अब हमारा नेक्स्ट आसन है जानु शीरासन। जानु शीरासन के लिए जानु शीरासन का अर्थ होता है, जानु का अर्थ होता है घुटना और शीरासन का अर्थ होता है सिर। तो हम घुटने के ऊपर सिर को लगाते हैं, इसलिए इस आसन का नाम जानु शीरासन रखा गया है। जानु शीरासन जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम है या हर्नियो की प्रॉब्लम है या हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है तो भी उन्हें नहीं करना चाहिए, बाकी सभी कर सकते हैं। जानु शीरासन की विधि है, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। अब धीरे धीरे लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट पैर के गुदा के पास में रखेंगे। राइट पैर सीधा, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ देखते हुए नीचे लाएंगे और सिर को घुटने से स्पर्श करेंगे। आसन की पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। भरते हुए वापस धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। सेम हम दूसरे पांव से भी करेंगे, लेकिन अभी समय की कमी है इसलिए दूसरे पांव से अभी नहीं बता पाऊंगी मैं आपको। जानु शीरासन के मुख्य लाभ हैं कि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है, पाचन संबंधी तकलीफें दूर होती है, पाचन क्रिया पुष्ट होती है, जिससे हमारा शरीर का वेट कम होता है। वेट कम करने के लिए जानु शीरासन बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि जानु शीरासन करने से इस तरह के एंजाइम और हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जो हमारे खाने को पचाता है। इसके अलावा जानु शीरासन से हमारा मेरुदंड लचीला बनता है, पैरों की शक्ति बढ़ती है और साथ में स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और स्वतः ही जानु शीरासन लगाने से मूल बंध भी लग जाता है, जिससे अंडकोशों और वीर्य संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। इसके अलावा हाथ पैर के जोड़ भी हमारे मजबूत होते हैं। नेक्स्ट आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन मत्स्येंद्रनाथ जी बहुत करते थे, इसलिए इस आसन का नाम अर्ध मत्स्येंद्रासन रखा गया है। वो पूर्ण मत्स्येंद्रासन करते थे, लेकिन समय परिवर्तन के हिसाब से पूर्ण मत्स्येंद्रासन बहुत टिपिकल होता है, इसलिए अर्ध मत्स्येंद्रासन किया जाता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन भी जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है या जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है वो ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए दोनों पैरों को दंड आसन में रखेंगे। अब राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट पैर के अपोजिट घुटने के अपोजिट साइड रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर के घुटने के अपोजिट साइड रखेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को राइट साइड पीछे ले जाएंगे। अब हमारा राइट घुटना आगे है तो हम लेफ्ट हाथ को क्रॉस करते हुए श्वास छोड़ते हुए राइट पैर के पंजे को पकड़ेंगे और राइट साइड पीछे देखेंगे और राइट हैंड को नाभि के पास में लाने की कोशिश करेंगे। आसन के पोज में आप अपनी क्षमता अनुसार रुक सकते हैं। जिस आसन में आप ज्यादा देर तक रुक सकते हैं उस आसन में आप सहज श्वास भी ले सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आसन की पोजीशन को छोड़ेंगे, धीरे धीरे हाथों को रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे पाँव को रिलैक्स करेंगे। सेम पोज हम दूसरी साइड भी करेंगे। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन का मुख्य लाभ है कि इससे हमारे अतिरिक्त चर्बी कम होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनका सीक्रेशन बैलेंस होता है। इससे हमारे पेट के आंतरिक अवयवों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी अच्छे से मालिश होती है। पेनक्रियास पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे मधुमेह में भी बहुत लाभदायक है। इसके साथ में भी हमारा बहुत सारे आसन में हम आगे की तरफ झुकते हैं, बहुत सारे आसन में हम पीछे की तरफ झुकते हैं, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्रासन में हम साइड में ट्विस्ट करते हैं। इससे हमारे कटी का भाग होता है वो भी लचीला बनता है और वहां पर जो अतिरिक्त चर्बी जमी होती है वो भी कम होती है।
हमारी बॉडी की शेप भी अच्छी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है। इसके साथ में हमारी गर्दन का दर्द भी दूर होता है और हाथ और गोमुखासन। गोमुखासन इस गोमुखासन करते समय हमारे जो पैरों की आकृति है वो गाय के मुख के समान बन जाती है, इसलिए इस आसन का नाम गोमुखासन रखा गया है। गोमुखासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम है, या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है, या फिर जिन्हें मेरुदंड में स्लिप डिस्क की बहुत प्रॉब्लम है, उन्हें गोमुखासन नहीं करना चाहिए। बाकी सभी कर सकते हैं। गोमुखासन के लिए तैयार हो जाएंगे, दोनों पैर दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब राइट पैर को फोल्ड करेंगे, अब और राइट घुटना ऊपर लाएंगे। अब नीचे से लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट घुटना नीचे। इस तरह ऊपर राइट घुटना है, नीचे लेफ्ट घुटना है, घुटने के ऊपर घुटना रखा हुआ है। अब हमारा राइट घुटना ऊपर है तो हम राइट हैंड को आगे से पीछे की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट हाथ को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे और दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में लॉक करेंगे। हथेलियां खुली हुई रहेगी, मेरुदंड सीधा रहेगा, हमारी गर्दन सीधी रहेगी और दृष्टि सामने की तरफ रहेगी। ये गोमुखासन का पोज होता है जिसमें आप जिनका हाथ आपस में लॉक नहीं होता है, हथेलियों की अंगुलियां आपस में लॉक नहीं होती है, तो वो रुमाल का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। अब गोमुखासन धीरे धीरे आसन की पोज को हम छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। गोमुखासन का लाभ, विशेष लाभ गोमुखासन में ये है कि इससे हमारे शोल्डर का, गर्दन का और मेरुदंड का दर्द ठीक होता है। इसके साथ में हमारे हाथ पैर के जोड़ मजबूत होते हैं, जो हमारे पैर में अतिरिक्त, जांघों में अतिरिक्त चर्बी है वो कम होती है। इसके साथ में ही जो जिन्हें बार बार टॉयलेट की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक होती है। अंडकोशों में वृद्धि या वीर्य संबंधी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारे पैर के घुटने भी मजबूत होते हैं। अब इसका मेन लाभ क्या है, एक और मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमारा मेरुदंड जो है वो एकदम सीधा रहता है, जिससे मेरुदंड हमारा शक्तिशाली बनता है, स्वस्थ बनता है। और जिनका मेरुदंड स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है तो उनके अंदर अपने आप ही एक आत्मविश्वास का आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इससे शारीरिक कांति व दीप्ति का उदय होता है। अब हमारा लास्ट आसन है तितली आसन। तितली आसन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि तितली आसन करते समय हमारे पैर जो होते हैं वो तितली के पंखों की तरह हम अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, इसलिए इस आसन का नाम तितली आसन रखा गया है। तितली आसन के लिए दोनों पैरों के पंजों को और एड़ियों को अच्छे से मिला लेंगे और दोनों हाथों से को पकड़ लेंगे। मेरुदंड हमारा सीधा रहेगा। अब तितली के जैसे हम दोनों पैरों को अच्छे से ऊपर नीचे करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे जो पैर के घुटने हैं वो जमीन से स्पर्श करें। ये हो गया हमारा तितली आसन। तितली आसन तितली आसन का मुख्य लाभ क्या है कि इससे एक तो हमारा मेरुदंड सीधा रहता है, एक लेडीज की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए भी यह बहुत लाभदायक है, और जो डिलीवरी के समय तितली आसन करते हैं उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल होती है। इसके साथ ही इसका तितली आसन का लीवर पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो हमारे जांग होते हैं, जो हमारे साथल होती है वो भी शक्तिशाली होते हैं। इनके ऊपर जो अतिरिक्त फैट्स जमे होते हैं वो भी कम होते हैं। आज के इस सेशन में मेरे द्वारा कुछ भूल हो गई हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम रंजना जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें आसन का प्रैक्टिकल करवाया। थैंक यू सो मच।
अब मैं मोदी सर से निवेदन करूंगी कि सर अगर आपके पास कोई जिज्ञासाएं आई हैं तो पहले आप वो ले रहे हैं या फिर मैं पार्टिसिपेट से पूछ लूं। जिज्ञासा तो कोई नहीं है, और पहले रंजना जी की जिज्ञासा ले। तो सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। पायल जी सेखानी, अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। मैं रंजना जी ने अभी बताया कि शक्ति संवर्धन, तो शक्ति संवर्धन मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो इससे शक्ति संवर्धन कैसे हुई? हमारी बॉडी में हम जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स में जाती है, ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स में जाती है, जिससे सेल्स की पावर बढ़ती है। सेल्स हमारी बॉडी, पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, तो सेल्स ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करती है तो हमारे शरीर की शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि सारी पावर हमारी सेल्स के पास। थैंक यू। और इसके साथ में ही जितना ज्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उसके साथ में टॉक्सिक एसिड्स भी बाहर निकलते हैं, तो इससे शरीर में शक्ति का संचार बढ़ता है। थैंक यू मैम। एक मैं ऐड करूं, जो हमारी शरीर में जो प्रत्येक सेल शक्ति बनाता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों के संयोग से शक्ति का निर्माण होता है। यदि आप एक व्यक्ति खा तो बहुत अच्छा रहा है, ग्लूकोज का लेवल भी बहुत हाई है, लेकिन यदि वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा है तो वो हर समय लो फील करेगा, लो एनर्जी फील करेगा। और एक व्यक्ति को 15 दिन का उपवास है लेकिन शरीर में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से ले पा रहा है, तो हो सकता है कि 15 दिन के उपवास वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस करे। इसलिए सही तरीके से श्वास लेकर ऑक्सीजन शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना, हर सेल तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आसन बहुत सहयोगी है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। आरती जी प्रजापति, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। रंजना जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सिद्धासन को आपने बहुत डेंजरस बता दिया, उसको प्लीज थोड़ा क्लियर कर देंगे? नहीं, डेंजरस नहीं है, सिद्धासन करना अच्छा है, लेकिन वो एक लालसा होती है ना कि सिद्धासन करने से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होगी, तो हम ज्यादा देर तक सिद्धासन योग्य मार्गदर्शन के अभाव में करेंगे, ज्यादा देर हम सिद्धासन में बैठेंगे तो शरीर में बहुत ज्यादा ऊष्मा क्रिएट हो जाती है, और उस ज्यादा ऊष्मा से हमारे टॉयलेट के साथ में ब्लड का फ्लो होने लग जाता है। इसलिए गृहस्थ के लिए उतना ही आवश्यक है कि 5 से 10 मिनट सिद्धासन कर लिया काफी है, उससे ज्यादा सिद्धासन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं, अच्छा है, हम ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे, थोड़ा हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मन स्थिर रहता है और हमारी प्रवृत्तियों पर भी निरोध होता है, हमारी काम वासना भी कम होती है। अच्छा है आसन, लेकिन ज्यादा करने की, गृहस्थ लोगों को ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आरती जी का जो प्रश्न है, इसमें एक बात रंजना जी ने ठीक बताया है, और इसमें एक बात है, जैसे सिद्धासन जब हम करते हैं तो जब हमारा नीचे का स्वास्थ्य केंद्र का स्थान और शक्ति केंद्र के स्थान पर दबाव पड़ता है तो ये केंद्र फिर सक्रिय होने लगते हैं, और जिस व्यक्ति के ऊपर के केंद्र तो सक्रिय है नहीं, कंट्रोलिंग पावर है नहीं, और नीचे के केंद्र यदि सक्रिय हो गए तो कभी कभी क्या है, नीचे के केंद्रों का प्रभाव आ जाता है और फिर गर्मी भी बढ़ जाती है, दोनों ही बात है। इसलिए पहला सावधानी है कि एक साथ ज्यादा नहीं करना, और दूसरा योग्य गुरु के निर्देशन में करना, ये दो बातें ध्यान रखने लायक। थैंक यू सर। अब कोई हैंड रेस तो नहीं है, लेकिन आरती जी पूछ रहे हैं कि कितने समय तक करें।
जितने लोगों के लिए 5 से 10 मिनट ही करें उतना ही उचित है, ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है और हमारे गुरु भी ऐसा ही हमें समझाते हैं कि सिद्धासन में ज्यादा देर ना रुके। सर और आप बताइए। ठीक है, 5-10 मिनट कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास से बढ़ा जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ सावधानी तो यही हो गया कि 5-10 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे हम पूरा ध्यान काल में भी बैठ तो सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारे ऊपर के चक्र पहले सक्रिय कर लें। ताकि क्या है कि सिद्धासन में लंबे बैठने से कभी शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र जागृत हो और उनको हम संभाल नहीं पाए तो शायद हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और स्पिरिचुअल दृष्टि से। कई बार स्पिरिचुअल दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए लोग कई बार नीचे के केंद्र जागृत कर लेते हैं, तो फिर वो पागल हो जाते हैं और उस एनर्जी को झेल नहीं पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए धीरे धीरे बढ़ना ज्यादा आवश्यक है और बस इतनी सावधानी रखना। कितने समय कर सकते हैं, अब ये नियम सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। और मान लिया आपकी साधना यदि पकी हुई है, आप गहराई में उतरे हुए हैं, तो आप लंबा समय, ये सब हर व्यक्ति के अपनी साधना पर निर्भर करता है। और सर सभी चक्रों पे हम एक साथ ध्यान लगाएं या सिर्फ ऊपर के ही चक्रों पर ध्यान लगाएं? इसमें ज्यादा ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि पहले ऊपर के चक्रों को सक्रिय करना चाहिए। पहले ऊपर के चक्रों को सक्रिय करें, क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप, पहले ऊपर के चक्रों को सक्रिय किया, फिर थोड़ा नीचे के चक्र, फिर लगता है कि थोड़ी अभी कहीं छलांग मारनी है, तो फिर नीचे के चक्रों को जागृत करके शक्ति प्राप्त की और थोड़ी छलांग मार दी, फिर वापस रुक जाना चाहिए, फिर वापस ऊपर के चक्रों पर 2-2, 3-3 घंटे ध्यान करें। फिर लगता है कि अब हाँ सर रुक बोलिए। जाना चाहिए, मतलब कुछ दिन का गैप देना चाहिए। हाँ, जैसे हमने पहले ऊपर के चक्रों को सक्रिय किया, फिर लगता है कि अभी हमको एक छलांग मारनी है और हमको एक पावर चाहिए, तो फिर नीचे के केंद्रों पर ध्यान करना पड़ता है। नीचे के केंद्रों पर ध्यान करके पावर को जगाकर छलांग मार दी, तो अब नीचे के केंद्र का काम एक बार खत्म हो गया, वापस ऊपर के केंद्रों को जगाना चाहिए। और ऊपर के केंद्र जगने के बाद में अब लगता है कि एक स्टेज पे पहुंच गए कि हम काफी आगे पहुंच गए, अब लगता है कि हमको संस्कारों की, काम वासना की, बहुत जो नेगेटिव संस्कार हैं अनंत जन्मों की, उनकी सफाई करनी है, तो फिर नीचे के केंद्रों पर जाना पड़ेगा। ऐसे ये कई बार ऊपर नीचे का खेल चलता है, लेकिन ये क्या है, या तो स्वयं साधना में इतना गहरा हुआ उतरा हो तो स्वयं समझ सके कि कब नीचे के केंद्र करने, कब ऊपर के केंद्र करने, या गुरु का निर्देशन हो। अन्यथा जो सामान्य गृहस्थ साधक है, जिसको केवल इतना ही लक्ष्य है कि भाई मेरे जीवन में शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, कषाय शांत रहे, वीतरागता बनी रहे, उसको इस झमेले में पड़ना नहीं चाहिए, नीचे के केंद्रों के झमेले में। गृहस्थ व्यक्ति के लिए आनंद केंद्र से ऊपर के केंद्र ही बस पर्याप्त है, उनको नीचे के केंद्रों को ज्यादा टच करना नहीं चाहिए। ये सब जो नीचे के केंद्रों पर ध्यान करना, लंबा ध्यान करना, ये विशेष साधना करने वालों के लिए। गृहस्थ लोगों को नीचे के केंद्रों के मतलब कहते हैं ना, उसमें जाना भी नहीं चाहिए। विशेष साधक जिनको लंबी साधना करनी है, गहराई में जाना है, विशिष्ट शक्तियों का जागरण करना है, तो योग्य गुरु की गाइडेंस में ऐसा करना चाहिए। सर ऊपर के चक्र सक्रिय हो चुके हैं, वो कैसे पता चलता है? ऊपर के केंद्र सक्रिय हो चुके हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि ऊपर के आपके केंद्रों पर प्रकाश का अनुभव होगा, केंद्रों पर मतलब आपको आनंद का अनुभव, जैसे ही आप बैठे ध्यान में, बस वो केंद्र आपको पकड़ लेता है, चेतना भीतर चली जाती है, उसमें शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, बहुत आनंद के प्रकंपन, लाइट का अनुभव, कुछ अतीन्द्रिय अनुभव, ये सारे साइन है कि हमारे वो केंद्र जग गए हैं। और सर जो हम अंतर यात्रा करते हैं तब तो हम शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक जाते हैं, तो वो तो सारे चक्रों का ही एक तरह से ध्यान हो गया ध्यान, लेकिन बस वही है कि वो उस पूरे पाथ को क्लियर करना है।
शक्ति सर के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जब मैं अंतर यात्रा करवाती हूँ, तो उनमें से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि हमें शक्ति केंद्र पे गर्माहट महसूस होती है बिल्कुल होगी, क्योंकि पूरा जब ध्यान होने के बाद। अंतर यात्रा करेंगे उससे गर्मी बढ़ेगी, शक्ति केंद्र जागेगा, शक्ति केंद्र से शक्ति ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी, इसलिए शक्ति केंद्र में गर्माहट भी अनुभव होगी। और इसलिए अंतर, जैसा सिद्धासन में सावधानी रखना, वैसे अंतर यात्रा में भी बहुत सावधानी रखना। आप अपने स्टूडेंट को यदि अंतर यात्रा कराएं तो शुरू में अंतर यात्रा ना करें, आप पहले उनको कम से कम साल भर तक कायुसर, श्वास सर जो प्रेक्षा, बेसिक प्रेक्षा ध्यान है उसके अंतर्गत जो आती है अंतर यात्रा, वो उतना ठीक ही है। कराते हैं। हाँ उतना ठीक है, उतना कोई इशू नहीं, 5-7 मिनट का करा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करना। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि अंतर यात्रा में भी कई लोगों को, सूरत के एक साधक मिले थे मेरे को, उन्होंने अंतर यात्रा थोड़ी ज्यादा कर ली। अंतर यात्रा ज्यादा करने से उनके बहुत सारे संस्कार उदय में आ गए, उनको हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो, इसलिए एनर्जी का ज्यादा एकदम विस्फोट हो जाए। एक बेंगलोर में भी साधक मिले थे, उनके भी ये प्रॉब्लम हुआ कि शक्ति केंद्र जाग गया और पूरा शरीर जलता था उनका, पूरे समय तक, पूरे दिन जलता था शरीर, तो उसको हैंडल करना मुश्किल है। ऊपर के केंद्र सक्रिय होने के बाद में क्या होता है, आदमी पावरफुल बन जाता है, हैंडल कर पाता है। इसलिए नए स्टूडेंट को अभी इन सब में जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उनको जैसे बोलते हैं ना राजयोग की साधना, ऐसी साधना करे जिससे वीतरागता बढ़े, कषाय शांत हो, शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, अच्छा जीवन हो। ये शक्ति वक्ति की चाह अभी शुरू में नहीं करनी चाहिए। सर आश्रम जाते नहीं है वो, जितना बेसिक प्रेक्षा ध्यान है, जो 4 चरण है प्रेक्षा ध्यान के, उसी में ही कुछ लोगों का ये रहता है कि बहुत पसीना आ जाता है, और कुछ लोगों को मूलाधार चक्र पर, शक्ति केंद्र पर गर्माहट बहुत ज्यादा महसूस होती है। हाँ, तो ये फिर दो थोड़ा सा उनको उन्हें जिनको बहुत ज्यादा गर्माहट होना, तो सर उनको अंतर यात्रा नहीं करवाएं, उनको श्वास प्रेक्षा और कायोत्सर्ग करवाएं। ओके सर। और पसीना आना तो क्या होता, कई 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 लोगों को शरीर में पसीना जल्दी आता है, कई लोगों को नहीं आता है, तो वैसे भी ध्यान में पसीना आता ही। और जैसे आप खड़े और बैठकर ध्यान करेंगे, इतने में भी बहुत फर्क आएगा। बैठकर ध्यान करेंगे तो थोड़ा पसीना आएगा, खड़े करके ध्यान करेंगे तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा। तो ध्यान में पसीना आता है, वो ऊर्जा का जागरण होता है, तो आता है पसीना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में है, मैं रीड आउट करती हूँ। सुधा जी जैन का प्रश्न है कि ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं, इसे प्लीज एक्सप्लेन करें। देखिए, जब हमारा प्राण का संचार ऊपर की तरफ, एनर्जी का फ्लो जब हम मेरुदंड से होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारे जो एनर्जी हमारे मस्तिष्क के ये जो पीछे वाला चोटी वाला स्थान है, वहां पर एनर्जी का फ्लो हो जाता है, तो वहां पर हमारा ज्ञान केंद्र है, तो वो ज्ञान केंद्र एक्टिव हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। इसीलिए जब हम बार बार बोलते हैं ना कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव हो गई है, तो सुषुम्ना नाड़ी से ही हमारा प्राण का प्रवाह ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाकर वो ज्ञान केंद्र पर जाता है, और ज्ञान केंद्र में हमारे ज्ञान तंतु होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। इस तरह से ज्ञान तंतु को समझाया जाता है कि ज्ञान तंतु हमारे एक्टिव हो रहे हैं। ज्ञान केंद्र में जब हमारी ऊर्जा जाती है, उसी से हमारे ज्ञान तंतु एक्टिव होते हैं। इसके साथ में जब ये जो पद्मासन करते हैं, सिद्धासन करते हैं, इसमें हमारी ऊर्जा का उर्ध्वरण ज्यादा अच्छी तरह से होता है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड उसमें सीधी रहती है, सुषुम्ना नाड़ी उसमें एक्टिव हो जाती है। सर आप और अच्छी तरह से समझाइए सर। इसमें सुधा जी का जो प्रश्न है, जैसे हमने सर्वांगासन किया, तो सर्वांगासन करने से हमारे शरीर का पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे ब्रेन की तरफ जाएगा। अब ब्रेन में जो पोषण की कमी थी, मान लिया कुछ ऑक्सीजन की कमी थी,
तो जैसे ही ब्रेन के कोने कोने में जब ब्लड का सर्कुलेशन जाता है तो फिर ब्रेन एक्टिव हो जाता है। अब जिन लोगों को भी भूलने की शिकायत है, ब्रेन डेवलप नहीं है, यदि वो सर्वांगासन करें तो उनका मेमोरी में जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। तो एक तो ये हुआ कि ब्रेन की तरफ आसन करने से ब्रेन के कोने कोने तक भी ब्लड सर्कुलेशन जाता है, और हमारे शरीर में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है ब्लड, जो भी यदि कोई भी पोषक, कोई भी तत्व यदि शरीर के किसी कोने में पहुंचाना है तो ब्लड के माध्यम से सामान्यतः जाता है। तो जैसे आसन प्राणायाम में शरीर के कोने कोने में ब्लड जाता है तो शरीर का हर अंग शक्तिशाली, सक्रिय बनता है और स्वस्थ बनता है। तो ब्रेन में भी जब जाता है ब्लड तो ब्रेन भी सक्रिय होता है, तो ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। तो न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो हमारा ज्ञान, खाली ज्ञान केंद्र कोई हम ना लें, समझे, इसमें ज्ञान केंद्र हो गया ध्यान साधना की दृष्टि से, लेकिन इसमें हमें समझना चाहिए, पूरा समझना चाहिए कि पूरे ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, जिसमें भी ब्रेन की तरफ कुछ ना कुछ एनर्जी का फ्लो जा रहा है, ब्लड का फ्लो जा रहा है, तो सर्वांगासन या जिस तरह के आसन है तो उससे हमारे और जहां तक नर्वस सिस्टम में, जैसे हम बोलते हैं सेंसरी और मोटर नर्व्स, तो ये दोनों नर्व्स भी शक्तिशाली बनते, रिसेप्टिव बनते हैं। आसन प्राणायाम करने वाले के पूरे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, सेंसरी और मोटर नर्व्स है, वो सब सक्रिय बन जाते हैं, संवेदनशीलता बढ़ जाती है, ज्ञान करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्रियाशीलता, मोटर नर्व सक्रिय होंगे तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, सेंसरी नर्व सक्रिय होंगे तो संवेदन की शक्ति बढ़ जाएगी। इस तरीके से आसन प्राणायाम करने से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। सर, सुधा जी का एक और प्रश्न है कि बुक में लिखा है कि सिद्धासन करने से अपान की शुद्धि होती है, कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। सिद्धासन करने से जब हम दोनों पैर को हमारे गुदा के पास में लाते हैं और टखने के ऊपर टखना रखते हैं, ये सिद्धासन की पोजीशन होती है। तो उससे हमारा जो प्रेशर पड़ता है, हमारा जो पाचन शक्ति है वो पुष्ट होती है, जिससे हमारे सारे मल निष्कासन की प्रक्रिया अच्छी तरह से होती है, अपान शुद्धि हो जाती है। अपान शुद्धि मतलब अपान शुद्धि होने से हमारा प्राण तंत्र उसके साथ में मिल जाता है और फिर वो अपान और प्राण शक्ति मिलके ऊपर की तरफ जाती है, वो होता है अपान शुद्धि। मतलब हमारे नीचे से वस्ती प्रदेश के नीचे, नाभि के जो नीचे के प्रदेश है वो शक्तिशाली बनते हैं, वो स्वस्थ बनते हैं। वो उसमें क्या आता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, जो हमारी वायु विकार संबंधी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है, और जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है, इसलिए हमारी अपान शुद्धि होती है। सर आप अच्छे से समझाइए। आपने अच्छे ठीक ही बताया कि जैसे ही सिद्धासन खराब नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं समझे। सिद्धासन रोज करें और 1-2 मिनट करें, ये फायदेमंद है। केवल आपको यही बताया गया कि लंबे समय तक करना हो तो अपने गुरु के मार्ग निर्देश में करें बस। तो रोज करेंगे तो जो इसमें लिखा है ना बुक में, ठीक लिखा है, क्योंकि नाभि के जो नीचे का स्थान है वो अपान का स्थान है। जैसे अपान पे प्रेशर पड़ता है तो अपान की शुद्धि होती है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। नीलम जी का प्रश्न है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए रोज कौन सा आसन करें? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम जानु शीरासन कर सकते हैं। जो हमारे नीचे झुकने वाले आसन है वो ज्यादा करें। पाद हस्तासन कर सकते हैं, जानु शीरासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, पीछे झुक के जो हम चक्रासन करते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम त्रिकोण आसन करते हैं वो कर सकते हैं। ताड़ासन, जिसमें मेन जिन आसन में हम नीचे की तरफ झुकते हैं, पाद हस्तासन, जानु शीरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, शशांक आसन, जो हमारे मेरुदंड को लचीला बनाए, वो आसन ज्यादा करेंगे तो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि मेन हमारा बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो मेरुदंड ही होता है। अगर हमारा मेरुदंड स्वस्थ और शक्तिशाली है और वो लचीला है तो हम बहुत सारे रोगों से मुक्त रहते हैं। इसलिए शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाना आवश्यक है, और
जिन आसनों से हमारा मेरुदंड फ्लेक्सिबल बने वो आसन आप कोशिश कीजिए, रोज करिए। इसमें आगे आगे झुकने वाले नहीं, सभी आसन आवश्यक हैं। और एक बात शुरू में एक बात लेवल 2 के जितने भी ट्रेनर हैं उनको शिविर में भी बताया था कि उनको योगी क्रिया नहीं करना चाहिए। योगी क्रिया जैसे होता है ना, अब आप बचपन में नहीं है, आप जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चा होता है, नया नया होता है, बिल्कुल एकदम नई नई एंट्री हुई है, अब आप परिपक्व हो चुके हैं। तो परिपक्व लोगों के लिए योगी क्रियाएं नहीं। योगी क्रिया किसके लिए है? बुजुर्गों के लिए है, बीमार लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, जो जिनका शरीर बहुत कड़क है उनके लिए है। तो यदि एक शब्द में जवाब दें तो सारे ही आसन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। अब सारे आसन क्यों बढ़ाते हैं? आप यदि गोमुखासन करेंगे तो आपके दोनों हाथ लचीले बनेंगे, पीठ लचीली बनेगी, क्योंकि इसमें आपके दोनों पीठ और दोनों हाथ को खींचना पड़ेगा। आप जानुशिरासन करेंगे तो आपके पैर और कमर का हिस्सा लचीला बनेगा। तो जिस आसन में जिस शरीर के भाग पर स्ट्रेस, मतलब आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसको और रिलैक्स छोड़ रहे हैं, तो वो शरीर का वो हिस्सा लचीला बनेगा। तो इसीलिए आपको आसन की विशेषता क्या है? ये पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक हम यदि सारे आसन करें, सोने वाले, पीठ के बल, पेट के बल, बैठने वाले, खड़े होने वाले, तो पैर के अंगूठे से सिर तक पूरे शरीर तक सर्कुलेशन हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो आपका प्रश्न थोड़ा सा अधूरा भी है। अधूरा क्या है? आपको फ्लेक्सिबिलिटी यदि किसी अंग विशेष की चाहिए तो उस अंग विशेष के आसन ज्यादा करने पड़ेंगे। जैसे आपको लगता है कि आपका कमर का पार्ट बहुत ज्यादा स्टिफ है तो आपको मेरुदंड की क्रियाएं करना पड़ेगा। मेरुदंड की यदि 7 क्रियाएं ना भी करें तो बीच वाली जैसे चौथी 5वीं क्रिया है तो वो 1-2 क्रियाओं को थोड़ा सा ज्यादा बार करें, 2-2 3-3 बार की जगह 20-20 बार करें। तो उससे क्या होगा? आपके बार बार मूवमेंट से वो कमर का पार्ट लचीला बनेगा। तो हमारे शरीर में जहां समस्या है उस पार्ट को प्रभावित करने वाले आसनों को ज्यादा करें ताकि शरीर का वो हिस्सा लचीला बन जाए। और एक हमने लेवल 2 का चैलेंज हमेशा देते आए हैं और आज भी दे रहे हैं कि बद्ध पद्मासन लेवल 2 के हर ट्रेनर का लगना चाहिए। बद्ध पद्मासन एक ऐसा आसन है जिसके लगने से ऑलमोस्ट, मतलब करें, सीने के नीचे का पूरा भाग लचीला बन जाता है। पेट, कमर, दोनों हाथ और दोनों पैर, ये सारे भाग लचीले बनेंगे तो बद्ध पद्मासन लगेगा। तो बद्ध पद्म सारे ही लेवल ट्रेनर 2 को बद्ध पद्मासन लगाने का अभ्यास करना चाहिए। केवल थोड़ा सा पार्ट बचा हमारा, गर्दन का और मस्तक का पार्ट बचा, तो वो फिर हमारा सर्वांगासन से अच्छा हो जाता है। तो हर लेवल 2 के ट्रेनर्स का सर्वांगासन 2 मिनट तक होना चाहिए और बद्ध पद्मासन होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सर अब कोई भी क्वेरी नहीं है चैट बॉक्स में और हैंड रेज भी नहीं है। ठीक है, फिर अब समापन करते हैं, सबके हाथ जुड़े हुए। अच्छा, एक श्वेता जी, अपने लेवल 2 के ट्रेनर्स अभी कुछ बाकी हैं जिनका अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। जैसे मुंबई से सीमा जी चौरड़िया हैं और शायद अंजू चौधरी हैं, जो शायद मुझे नहीं मालूम हो गया हो शायद कभी। तो अभी देखिए कि जो लेवल 2 के ट्रेनर बाकी हो ना, सबको एक एक बार मौका दीजिए। हैं जी सर। और सर नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल तो बन गया है, अब उसके आगे का जो महीना है उसके आगे जो बचे हुए उनको देना है पहले, है ना? जी सर। हाँ। और जैसे कुछ लोगों के लिए तो इसमें बंदिश नहीं है कि रिपीटेशन के लिए, जैसे हमारी माया जी हैं, अब माया जी का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो जो एनाटॉमी वो पढ़ा सकती है, कोई पढ़ा नहीं सकता, तो उनको तो 2 बार 3 बार 4 बार जितनी जरूरत हो उतना बुलाएं। लेकिन बाकी एक बार लेवल 2 के सारे ट्रेनर आ जाएं, सबको बोलने का अभ्यास हो जाए, सबका प्रेजेंटेशन हो जाए, फिर
फिर हमारे जो अच्छे ट्रेनर हैं उनका सेकंड थर्ड क्लास भी हो सकती है। तो पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, सबके हाथ जुड़े हुए। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। सो आज की क्लास को हम यही संपन्न करेंगे। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक। एक रंजना जी के प्रति भी आभार और आपके प्रति भी आभार। थैंक यू सो मच रंजना जी। थैंक यू सर। सर आपके प्रति बहुत बहुत आभार सर। श्वेता जी आपके प्रति भी जी। थैंक यू रंजना जी। सो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नया महीना, नया टॉपिक, नया चैप्टर। सभी तैयार रहें। दिवाली की सफाइयों के साथ साथ समय निकालकर आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास तो करना ही है, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। सो नेक्स्ट हफ्ते हम फिर मिलेंगे 8 से 9। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। ओम अरहम।